गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन से 7 नंबर लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। कक्षा 10 पोएट्री सेक्शन लेसन नंबर 7, चैप्टर का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। इसके पोएट का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। स्लीपिंग पोर्टर के राइटर का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप लोग अपने बुक में यह लेसन निकाल लेंगे, द स्लीपिंग पोर्टर बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा मत, भागने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, बीच बीच में जो भी कठिन वर्ड आएगा जो बताएंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 में नेपाल के काठमांडू में हुआ था। He obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929। इन्होंने ये जो वर्ड देख रहे हैं obtained, OBTAINED, obtained का मतलब होता है हासिल करना। इन्होंने बैचलर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में हासिल किया, प्राप्त किया। पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में बीए का डिग्री इन्होंने हासिल किया। ही वाज ए रिन्यूड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। ये रिन्यूड जो देख रहे हैं, रिनाउड, ये रिनाउड का मतलब होता है ख्याति प्राप्त। यह अपने समय के कविता और स्टोरी राइटर लिखने के ख्याति प्राप्त कवि थे। यह अपने समय के कविता और कहानीकार थे। कविता के भी लेखन करते थे, कहानी के भी लेखक करते थे। वही कह रहा है कि ही वाज ए रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। यह अपने समय के कविता और कहानीकार थे। ये बहुत ही फेमस कहानीकार और कविताकार थे। इन 48 ही प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। कह रहा है इन 1948 ही presided over the first national poetry festival of Nepal। 1948 में प्रिजाइडेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। प्रिजाइडेड ओवर जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। 1948 में प्रथम बार राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था नेपाल में। 1948 में प्रथम बार फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल, ये प्रथम बार राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था नेपाल में, जिसका उन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन। नेपाली साहित्य परिषद इसका आयोजन किया था। ये प्रथम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो नेपाल में हुआ था, तो नेपाली साहित्य परिषद इसका आयोजन किया था, जिसके अध्यक्षता किए थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। कब? 1948 में। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1948 में प्रथम बार नेपाली कवि सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने, और नेपाली साहित्य परिषद द्वारा यह प्रथम कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इमीडिएटली आफ्टर हिज पोएट्री फेस्टिवल,
इस कवि सम्मेलन के तुरंत बाद, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, इस कवि सम्मेलन के तुरंत बाद ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू बनारसी, इसके तुरंत बाद उन्होंने नेपाल को छोड़ दिया। कहाँ चले गए? बनारस चले गए। नेपाल को छोड़ के बनारस चले गए। इंडिया टू एडिट जुगबानी विच वाज ए माउथ पीस ऑफ नेपाली कांग्रेस। इन्होंने उस कवि सम्मेलन के तुरंत बाद नेपाल को छोड़ के बनारस चले गए। और बनारस क्या करने के लिए गए? तो बनारस वहाँ पे एक जुगबानी, एक पत्रिका आती है, एक नेपाली कांग्रेस का एक मुख्य पत्र है जिसका नाम है जुगबानी, उसी का संपादन करने के लिए, उसी का संपादक बन गए जाके बनारस में। नेपाली कांग्रेस का एक मुख्य पत्र है जिसका नाम है जुगबानी, उसी का संपादक करने के लिए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाल से बनारस में जाके शिफ्ट हो गए। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टी वेयर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। इस घटना के बाद, जब यह नेपाल से जब बनारस में जाके शिफ्ट हो गए, तो इस घटना के बाद नेपाल सरकार ने इनके संपत्ति और घर को जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। इनके संपत्ति और घर को नेपाल सरकार ने जब्त कर लिया। ये हमारा पोएट इंट्रो था। अब हम लोग आते हैं पोयम पे, जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। अच्छे से ध्यान से बच्चों समझिएगा। ये स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ है। इसमें लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक नेपाली कवि हैं। यह बताना चाह रहे हैं कि आदमी जो है कूली का एक सोता, स्लीपिंग पोर्टर का मतलब हो गया एक सोता हुआ कूली। यह कूली का दीनहीन स्थिति के बारे में बताते हैं। ये कूली है जिसका कितना दीनहीन स्थिति है, कितना दयनीय, कितना दुखदाई स्थिति है, फिर भी वह मानसिक रूप से कितना शक्तिवान है, कितना दृढ़ संकल्पित है कि वो बहुत बड़े चुनौतियों को वो ललकारता है, बहुत बड़े कठिन से कठिन कामों को वह करने से बिल्कुल पीछे नहीं हिचकता। उसकी स्थिति बहुत दीनहीन है, उसके बच्चों की स्थिति बहुत दीनहीन है, बहुत ही खराब स्थिति है, फिर भी वो अपने कर्म पे बहुत ही दृढ़ है, दृढ़ संकल्पित है अपने कर्मों को लेके। इसी के बारे में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बता रहे हैं और इस पोएम का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। चलिए हम लोग पोएम में देखते हैं कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा क्या कहना चाहते हैं। ये 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बैंड। ये 25 किलो 25 किलो का वजन लेके अपने पीठ पे, हिज बैक, बैक का मतलब हो गया पीठ, स्पाइन का मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी, बोन, पीछे के साइड की रीढ़ की हड्डी, डबल बैंड, डबल बैंड का मतलब हो गया है दोहरा मुड़ा हुआ, यानी कि पहले से एक बार तो मुड़ा हुआ है और 25 किलो वजन लादने के बाद में वह और मुड़ गया है। वही कह रहे हैं कि ये 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, वह कूली जो है अपने पीठ पे 25 किलो का वजन लाद के चल रहा है, जिसके चलते उसका स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी डबल बैंड, दोबारा दोहरी मुड़ जाती है। देखते नहीं, कोई आदमी ऐसे वजन कर लाद के जब ऐसे चढ़ता है तो निहुर जाता है, ऐसे झुक जाता है, उसी को बता रहे हैं डबल बैंड। पहले से तो झुका हुआ है, वो वजन लादने के बाद में और झुक जाता है। ये 6 माइल क्लिम अप इन द स्नो ऑफ विंटर, नेक्ड बोन skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। कह रहे हैं ये 6 माइल क्लिम अप, क्लिम अप का मतलब होता है चढ़ना, 6 मील जमीन को चढ़ना है, पहाड़ पे 6 मील जमीन को चढ़ना है। और वो पहाड़ कैसा है? स्नो ऑफ विंटर, जाड़े के दिनों में बर्फ से आच्छादित पहाड़ है। जाड़ा का दिन है जिस पे उस पहाड़ पे बर्फ गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है, उस पे उसको चढ़ना है। नेक्ड बोन, खुला हुआ उसका गर्दन, नंगा शरीर, खुला हुआ गर्दन। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, किसी चीज का ढांचा या कंकाल। स्केलेटन का मतलब आप कंकाल समझिए।
लाइक फ्रेल फ्रेल, बहुत ही दीर्ण क्षीण संरचना। उसके शरीर का बनावट जो है बहुत ही दीर्ण क्षीण संरचना है। उसके शरीर का पूरे कंकालनुमा बनावट है। जो कूली है, जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठंडे के दिनों में बर्फबारी हो रही है पहाड़ पे, उस पे वह 25 किलो वजन लेके उस पे उसको चढ़ना है। वह कूली का शरीर कैसा है? बिल्कुल दीर्घ क्षीण, बहुत ही कमजोर स्ट्रक्चर लाइक उसका फ्रेम है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कमजोर है। इट फेसिंग अपहिल टास्क, और इस टास्क को उसको करना है, 6 मील जमीन को उसको चढ़ना है, इस समस्या से उसको सामना करना है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन मैन, यह बहुत ही मतलब चैलेंजिंग काम है। और यह इस पर्वत, जो इस पहाड़ पे जो स्नो बर्फ का बारिश हो रहा है, उसको चैलेंज दे रहा है, ललकार रहा है कि तुम इतने बड़े पर्वत हो, बर्फबारी हो रही है, मैं इतना कमजोर हूं, फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं उस पे चढ़ूंगा, मैं ये वजन लेके उसके ऊपर चढ़ूंगा। वो ललकार रहा है, माउंटेन पर्वत को ललकार रहा है। वही कह रहे हैं कि ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, इस पर्वत को ललकारते हुए वह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप। अब देखिए, अब इसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा कि वो कैसे, अभी तक तो शरीर का पता चल गया कि दीर्ण क्षीण शरीर है, एकदम फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही कमजोर उसके शरीर का ढांचा है। अब क्या पहना हुआ है और सब बात देखिए। कह रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कि ही इज वीरिंग ए ब्लैक कैप। वीरिंग का मतलब होता है पहनना, ब्लैक, वह एक काली टोपी पहना हुआ है, वह एक काली टोपी पहना हुआ है। डर्टी स्वीट स्टैंड, डर्टी गंदा, ए स्वीट मतलब मीठा नहीं समझिएगा, SWEET, स्वीट का मतलब होता है पसीना, स्टैंड का मतलब होता है पसीना से लथपथ, पसीना से एकदम गदगद लथपथ, पूरे उसके कपड़ा बदन सब पसीना से भीग गए हैं। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप, वह एक काला टोपी पहना है। डर्टी, जो बहुत गंदा है। स्वेट स्टैंड, उसके शरीर पसीने से लथपथ हैं। हिज बॉडी इज एन एबॉर्ड ऑफ फ्लीज एंड लीज, उसका शरीर जो है लीख और जुओं से भरा हुआ है। उसके शरीर में लीख समझते हैं ना, कि बाल में छोटे छोटे उजले उजले ढील के अंडा होता है, उसको हम लोग लीख कहते हैं। और जुआ का मतलब बोलते हैं जो कपड़ों में चीलर नहीं पड़ जाता है, उसको हम लोग लीज बोलते हैं। फिलीज एंड लीज, हिज बॉडी, उसके शरीर में, एन एबॉर्ड ऑफ फिलीज एंड लीज, उसके शरीर जो है जुए और चिलरों का और ढीलों का घर बन गया है। उसका शरीर लीख और जुओं का घर बन गया है। हीज माइंड वेरी डल, उसका मन, उसका मस्तिष्क जो है बहुत ही डल है, उसका मस्तिष्क बहुत ही डल है। ऑल थॉट इट इम्स ए सल्फर लाइक सॉर स्मेल, ए सल्फर लाइक का मतलब होता है गंधक जैसा, सौर का मतलब होता है खाटा, स्मेल का मतलब होता है गंध, सौर मतलब खराब, खराब स्मेल या खट्टा टाइप का स्मेल आप समझ सकते हैं। वही कह रहे हैं कि ऑल था कि इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सौर स्मेल, उसके शरीर से बहुत ही गंधक जैसा बदबू आ रहा है, बहुत ही खट्टानुमा बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है उसके शरीर से। बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, स्टाउट का मतलब होता है नीडर, लेकिन बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन वह नीडर है, उसके शरीर से सल्फर लाइक स्मेल आ रहा है, बहुत खट्टा गंध स्मेल आ रहा है, लेकिन वह कूली जो है नीडर है, बहुत दृढ़ संकल्पित है। बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, क्या दृढ़ ये मजबूत आदमी का यही फिगर है। कवि कह रहे हैं क्या एक मजबूत आदमी का यही फिगर है। आगे देखिए तीसरा स्टेंजा, लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विरिंग पैंटिंग, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। लाइक ए बर्ड, चिड़िया के
चिड़िया जैसे चहचहाती है, हमेशा उसका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है तो चहचहाती रहती है, बिल्कुल चिड़िया के हृदय के जैसा। हिज हार्ट, उसका हृदय, टीरिंग, चहचहा रहा है। जब वो पहाड़ों पे चढ़ रहा है तो चिड़िया के हृदय के जैसे उसका हृदय चहचहा रहा है, धड़क रहा है। पेंटिंग, वह हाँफ रहा है। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना। वह पहाड़ों पे चढ़ते समय हाँफ रहा है। ही इज स्वीटिंग, उसके शरीर से पसीना हो रहा है, उसके शरीर पसीना से गदगद है, उसके शरीर से पसीना गिर रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वह बेदम हो रहा है। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है बेदम होना। नहीं आदमी होता है कि सांस लेते लेते हाँफते हाँफते एकदम बेदम सा हो गया है। वहीं बता रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कि लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विरिंग, पेंटिंग, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। वह चिड़िए के जैसा एकदम उसका हृदय धड़क रहा है, वह हाँफ रहा है, उसके शरीर से पसीना गिर रहा है और वह बेदम हो रहा है, बेदम हो गया है पहाड़ पे चढ़ते समय। आइए चौथा स्टेंजा देखते हैं, क्या कहते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ए हंट ऑफ क्लिफ, he shone shivering with cold, whose of hunger, the mother searching for nettles and vines. A hunt of cliffs, पहाड़ के ऊंचे चोटियों पे, पहाड़ के ऊंचे चोटियों, पहाड़ के चोट, क्लिफ मतलब चोटी, पहाड़ के चोटियों पे इसका एक झोपड़ी है। इस आदमी का पहाड़ के चोटियों पे इसका एक झोपड़ी है। हिज सोन शिवरिंग विथ कोल्ड, इसका बच्चा, इसका लड़का जो है ठंड से थरथरा रहा है। शिवरिंग का मतलब होता है थरथराना, थर 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 ठंड से कांप रहा है। इसका लड़का जो है ठंड के कारण कांप रहा है। हुज ऑफ हैंगर, भूख से, WOES, हुज का मतलब होता है तड़पना। यह भूख से छटपटा रहा है, ठंड से कांप रहा है और भूख से छटपटा रहा है, तड़प रहा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, उसकी माँ यानी कि कुली की पत्नी और लड़के की माँ, मदर सर्चिंग, उस लड़के की माँ जो है खोज रही है। क्या खोज रही है? नेटल्स एंड वाइन्स, अंगूर की लताएं, अंगूर की लताएं। और नेटल्स का मतलब होता है कि वो बिच्छू नुमा टाइप का कोई पौधा होता है, उसके बारे में बता रहे हैं, या कोई चिपचिपा पौधा होता है। उस पौधे को और अंगूर की लताओं को इसकी माँ खोज रही है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वो भूख से छटपटा रहा है, तड़प रहा है, ठंड से थरथरा रहा है। उसका घर कहाँ है? तो एक चोटी, पहाड़ की चोटी के ऊपर है। ये हट ऑन द क्लिफ, पहाड़ की चोटी के ऊपर। अगला देखिए, अगला स्टेंजा क्या कहते हैं। बेनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, बेनीथ का मतलब होता है नीचे, दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, यह पहाड़ों का, यह चोटियों का हीरो है, चोटियों का नायक है, पहाड़ों का नायक है। द प्राउड कॉन्क्यूरर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पीक एबोव, द प्राउड कॉन्क्यूरर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पीक एबोव। कह रहे हैं कि यह पहाड़ों का हीरो जो है इस पहाड़ों के नीचे रहता है। यह पहाड़ों का हीरो जो है पहाड़ों के नीचे रहता है। प्राउड का मतलब होता है गर्वान्वित, गर्वशाली, गर्व महसूस करना। कॉन्क्यूरर, यह प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही गौरवशाली आदमी है, गर्वशाली आदमी है, अपने आप पर गर्व करता है। यह बीजता, प्राकृतिक रूप से यह बीजता है। क्या? ये पहाड़ों पे चढ़ने वाले बीजता है, ये माउंटेन का हीरो है, ये बहुत ही प्राउड फील करता है। आर द स्नो क्लैड पीक एबोव, स्नो क्लैड जो ये बच्चों जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बर्फ में लिपटा, बर्फ में लिपटा। वो जो पहाड़ की चोटियां है वो बर्फ से लिपटी हुई है।
वो पहाड़ की चोटियां बर्फ से लिपटी हुई है, उसके नीचे यह रहता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ यह चढ़ता है और पहाड़ के चोटियों के ऊपर इसका एक छोटा सा घर है। हट मतलब झोपड़ी, एक छोटा सा झोपड़ी है इसका। लेकिन यह कहाँ रहता है? यह पहाड़ों के नीचे रहता है। एबोव ओनली द स्टार स्टेड। ये स्टार स्टूड जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है तारों का गुच्छा। आसमान में तारों का गुच्छा का बोल रहे हैं, स्टार स्टूडेड। लीड ऑफ नाइट इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर रिंगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। फिर से पढ़िए। Beneath this hero of the mountain, the proud of conqueror of nature, are the snow-clad peak. Above, only the star-studded lead of night in this night. The porter is in deep slumber, ringing over the rich kingdom of sleep. यह कुली जो है इस पहाड़ के नीचे है। पहाड़ पूरा बर्फों से लपेटा हुआ है, बर्फ से आच्छादित है। आकाश में तारों का गुच्छा है, आकाश में तारों का गुच्छा, और नीचे पहाड़ जो है वह पहाड़ बर्फ से आच्छादित है। इसके बीच में यह कुली जो है डीप स्लम्बर, गहरी नींद में सो रहा है। डीप स्लम्बर, पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। यह कुली गहरी नींद में सो रहा है। रिंगिंग का मतलब होता है शासन करना। ऐसा लग रहा है ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रिच किंगडम का मतलब होता है बच्चों समृद्धशाली साम्राज्य। स्लीप का मतलब होता है नींद। ये नींद के समृद्धशाली साम्राज्य पे राज कर रहा है, शासन कर रहा है। देखिए यह आदमी शारीरिक रूप से कितना कमजोर है, कितना दीन क्षीण है। इसका स्केलेटल डबल बैंड में मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी यह पहाड़ को ललकारता है। इसके शरीर से पसीने गिर रहे हैं, यह हाँफ रहा है। इसके कलेजा धड़ चिड़िया के चहकता है उस तरह से धड़धड़ा रहा है। इसके शरीर से एक गंधक जैसा स्मेल आ रहा है। यह ब्लैक टोपी पहना हुआ आदमी पहाड़ पे 25 किलो का वजन लेके चढ़ रहा है। चढ़ते समय यह हाँफ रहा है, बेदम हो जा रहा है। फिर भी यह पहाड़ को ललकारता है कि मैं चढ़ूंगा। ये देखिए कि अपने काम के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित है। मैं चढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यह पर्वतों का राजा है, यह हीरो है, पर्वतों का यह हीरो है। किस प्रकार से यह पर्वत को ललकारते हुए पहाड़ पे चढ़ रहा है। इसकी पारिवारिक स्थिति देखिए। इसका बच्चा जो है ठंड से कांप रहा है, ठंड से सिकुड़ रहा है। इसकी पत्नी जो है उस बच्चे को खिलाने के लिए, वो बच्चा भूख से तड़प रहा है, उसको खिलाने के लिए अंगूर की लताएं ढूंढ रही है। खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। फिर भी यह आदमी उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसीलिए कहा जाता है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जो आदमी मन से किसी काम को अगर जीत लेता है वह निश्चित ही रूप से वह कितना भी कठिन से कठिन काम हो उसको वह जीत लेता है, उस पर वह विजित होता है। इसलिए बच्चों मन से कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। चाहे कितना भी दिक्कत परेशानियां आए, चाहे कितना भी विघ्न बाधाएं आए जीवन के सफर में, पर जो काम को आप दृढ़ संकल्पित हो गए हैं, जिसको आप मान चुके हैं कि मुझे ये करना है, एकदम उस पर निर्भीक होकर आप दृढ़ संकल्पित रूप से मन के को दृढ़ संकल्पित करके आप करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। वहीं बता रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इस दीनहीन कुली के दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं कि कितनी दुर्दशा है इसकी, फिर भी यह पहाड़ों पे चढ़ रहा है। और देखिए कैसा सो रहा है। वो पहाड़ से जो है वो बर्फ से लथपथ है, ऊपर आकाश में तारों का गुच्छा है और ऊपर पहाड़ के तारों का गुच्छा, नीचे बर्फ से लथपथ चोटी है, उसके बीच में वो सो रहा है एक समृद्धशाली नींद के साम्राज्य पे। कितना गहरा नींद में सो रहा है। कोई आदमी गहरा नींद में कैसे सोता है? जब उसको मानसिक शांति होती है, जो वह मानसिक रूप से शांति होता है, जब उसका आत्मा तृप्त होता है तभी वो सोता है। जब उसके मन में किसी प्रकार की टीस होती है या किसी प्रकार की दिक्कत क्लेश होता है तो उसको नींद नहीं आता है।
वो बिस्तर पे जाएगा, छटपट 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 बेचैन सा रहेगा। लेकिन कह रहे हैं कि रिंगिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यह नींद के समृद्धशाली साम्राज्य पे शासन कर रहा है और डीप स्लम्बर, गहरी नींद में सो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नींद के साम्राज्य पे अपना शासन करता हुआ गहरी नींद में सो रहा है। बच्चों, यह 7वां पोएम था द स्लीपिंग पोर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ। बच्चों, आपको कैसा लगा यह कविता, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो भी कुछ आपका मार्गदर्शन होगा वो सादर आमंत्रित है। हम उस पर विचार करेंगे, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो में जो भी कविता का वाचन शैली जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को गांव देहात स्टडी सेंटर। मुझे बहुत सारा वीडियो में जो है ना वो एडिट फिडिट ये सब करने मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ ये कला। मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, बस ये पढ़ाने की कला ही जो है सो है मेरा। बाकी ये सोशल मीडिया पे कुछ विशेष प्रकार का एक्टिविटी करना ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके जब भी कोई वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके इस विषय वस्तु को समझ आ पाएंगे आप। और जो भी कठिन वर्ड जो बीच बीच में हम बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन करके याद कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिलेगा। चलिए, इसी के साथ आप सब लोग बोलिए जय हिंद।